मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने ऑप्टिक्स का एक टॉपिक पढ़ाया। अगर हम एक फिजिक्स के पेपर की बात करें या मान लो नीट के पेपर की बात करें तो 3 घंटे का पेपर है। अरे बोलो भाई, 3 घंटे के पेपर में 1 घंटा फिजिक्स को मिलेगा। उसमें 11वीं की भी फिजिक्स है, उसमें 12वीं की फिजिक्स भी है। अरे बोलो भाई। अब आप सोच के देखो, जब पेपर बनाया जा रहा होगा, जो पेपर सेटर पेपर सेट कर रहा होगा, वो एक और टोटल कितने सवाल आने हैं भाई? क्या बेटे 180 सवाल आने हैं? तो फिजिक्स के कितने सवाल आने हैं? तो आप सोच करके देखो, जो पेपर बना रहा होगा वो ऑप्टिक्स के कितने सवाल डाल सकता है? मैक्सिमम 2 या 3 या 4, इससे ज्यादा तो नहीं। अरे बोलो भाई, इससे ज्यादा सवाल नहीं डाल सकता। तो उसके मन में ये तय करना कि मैं मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतने डिटेल सवाल को डालना है, ये बहुत दूर की बात होती है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम हर साल पेपर सॉल्व करते हैं। भाई मैं तो बायो नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन मैं तो फिजिक्स ही सॉल्व करता हूँ, तो मुझे फिजिक्स समझ में आती है। तो मुझे लगता है कि जो हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाते हैं वो बहुत नीट में ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हल्का पढ़ने के लिए नहीं कह रहा। ये तो अच्छा हुआ पिछली बार पेपर थोड़ा सा लेंथी कहिए या थोड़ा सा ट्रिकी कहिए, या उन बच्चों के लिए जो केवल कोचिंग करने वाले थे, सामान्य बच्चों के बस का नहीं था। लेकिन पेपर भारी नहीं था, विश्वास कीजिए। भारी पड़ गई तब जब बायोलॉजी में ज़्यादा टाइम लग गया, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट खराब होने से गड़बड़ हुआ। गलत कह रहा हूँ तो बताइए। हर सवाल का सॉल्यूशन था। जितने सवाल आपको करने के थे वो सारे सवाल आपके होते। जिन लोगों ने पेशेंस रखा लास्ट मोमेंट तक वो सिलेक्ट हुए, ऐसा नहीं था। और जिन बच्चों ने जरा सी हबड़ दबड़ कर दी उन्होंने अपना रिजल्ट। अरे भैया, आप नीट की फिजिक्स पढ़ रहे हो, नीट की फिजिक्स तो वैसे ही आसान होती है, क्योंकि नीट में फिजिक्स में बच्चे में रिलेटिव कंपटीशन वैसे ही कम होगा ना। तो आपका पहला पर्पस क्या होना चाहिए? पहला पर्पस होना चाहिए टाइम से कोर्स कंप्लीट होना। ये नहीं कि आप दीवानों की तरह एक सब्जेक्ट के पीछे बहुत डिटेल में घुसे जा रहे हैं। घुसिए, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन पहला पर्पस ये होना चाहिए अपना ढंग से कोर्स पूरा करें, टाइमली कोर्स पूरा करें। क्योंकि रैंक लाने में सही समय पे कोर्स कंप्लीशन, उसके बाद प्रॉपर रिवीजन, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और जो तीसरी चीज होती है वो होती है आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, जो केवल और केवल प्रैक्टिस टेस्ट से ही आ सकता है, रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट से। तो जब लास्ट में आपके सोचो, जो बीटीएस में आप टेस्ट दोगे, बीटीएस में आप सोचो 11वीं का आधा, 11वीं का पूरा, 11वीं का अगला आधा, 11वीं का कंप्लीट, 3 टेस्ट ही हो गए। फिर 3 टेस्ट आपके किसके हो गए? 12वीं का आधा, 12वीं का पूरा, 12वीं का पूरा। यानी कि आप सोचो हमने सिस्टमैटिक तरीके से कितने पेपर दिए? क्या 6 पेपर दे दिए? और 6 पेपर के बाद अब कितने फुल टेस्ट दे रहे हैं? 14। और 3-3 दिन के गैप पे दे रहे हैं। कितने दिन के गैप पे? तो जब 3-3 दिन के गैप पे आप पेपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो क्यों नहीं ग्राफ यहां से यहां तक जंप करेगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये मैं आपसे बता दूं। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। और जिन बच्चों को थोड़ी सी, देखो मैं मानता हूं आप इंटेलिजेंट हैं, आपको शीघ्रता है, लेकिन शीघ्रता को भी समय चाहिए होता है। एवरीथिंग हैज ए मैपल टाइम। हर चीज का एक मैपल टाइम होता है। आज ही मैं कर दूं ये काम, ये काम, ये काम नहीं। सर अगर हम ईमानदार ना होते तो क्या 12th का कोर्स 15 सितंबर को पूरा हो पाता क्या? आपके 12th के जो भैया बहन हैं, जो जाई स्टार वाले बच्चे हैं, 15 सितंबर को कोर्स पूरा करके बैठ गए हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ मास का रिवीजन चल रहा है। आप सोच के देखो, आज 15 सितंबर से क्या तारीख हो गई? 10 अक्टूबर हो गई है शायद, 10-12 अक्टूबर। आप सोच करके देखो, उनका पूरा यहाँ तक रिवाइज करा दिया। अभी महीना कौन सा चल रहा है? अक्टूबर का। यानी कि सोचो कितना आगे चल रहे होंगे। ईमानदारी से सिस्टम करा रहा है, सारा काम सिस्टम करा रहा है। उनके रेगुलर पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, जिनसे उनकी साइकिल मेंटेन है। तो आपको खुद कुछ नहीं करना है, नहीं, आपको तो रोज का काम, डेली क्लास में आना है, अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस का। और आप जैसे ऐसे ही रहना है बेटे। बार बार अपने ऊपर डाउट नहीं करना मुझे क्या हो गया, नहीं। आप जैसे आए थे ऐसे ही होने की कोशिश रहिए, नेचुरल रहिए, नॉर्मल रहिए, ओवर एग्जेजरेट मत करिए। ये सिस्टम आपको अपने आप सिलेक्शन की तरफ फेंक देगा। हाँ, जरा सा ज़्यादा दिमाग लगाया तो सब गड़बड़ होती चली जाएगी। और ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, ये प्रोसेस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जब तुम यहाँ तक पहुँच गए, अगर यहाँ रुक गए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आज ये वाली जो बात
बात मैंने कही थी ये कहाँ तक सफल है। इसलिए प्लीज़ ये जो मोटिवेशनल सेशंस हैं अब इनको मिस ना करें। हम आपसे कोई फालतू फर्जी बात नहीं करेंगे, हम आपका 1 मिनट खराब नहीं करेंगे। हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी अटेंडेंस का क्या रोल है, आपका आपस में कम्युनिकेशन का क्या रोल है और आपके सिस्टम को फॉलो करने का क्या रोल है। ये बात आप अच्छे से समझ जाएं प्यारे बच्चों। और ये बात भी आपको क्लैरिटी से पता होनी चाहिए, नीट के एग्जाम में कोई फालतू ओवर आईक्यू की जरूरत नहीं होती। ये जेई का एग्जाम नहीं है। जेई के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में फर्क होता है। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, जेई का टॉपर पता होता है पहले ही, नीट का टॉपर पता नहीं होता। नीट में कहीं से कुछ भी हो सकता है। आपका तजुर्बा, आपका वो समय, वो सब चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। इसलिए बेवजह अपने को खुद भी जज ना करें। मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ कोई परसेप्शन ना बनाए, बिल्कुल नहीं। बस आप तो एक लाइन पर ईमानदारी से अपना काम करते रहें।